नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे पॉलिटी की एमसीक्यूज की जो सीरीज़ है वो अपनी समाप्ति की ओर है। कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। हमने लगभग 25 से 26 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। काफ़ी यूज़फुल लेक्चर हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम में आपके क्विक रिवीजन और डिस्कशन के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाले हैं। और वर्तमान में जो प्रवेश परीक्षाएं हो रही है उनमें हमने अपने सीरीज से कुछ क्वेश्चन देखे भी हैं, तो ये एक आपका हिंट भी हो सकता है कि ये हिंट हो सकता है, क्या ये हिंट है कि आने वाले भी एग्जाम में आपको ये सीरीज काफ़ी लाभदायक होने वाली है। और जैसा कि अभी बहुत सी वैकेंसी आने वाली है, जिसमें एक वैकेंसी एडीओ की है। एडीओ की भी कक्षाएं हमारे संस्थान द्वारा प्रारंभ की जा चुकी है, जिसमें पहला सब्जेक्ट हमने पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाना चालू भी कर दिया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी है। तो आप अगर एडीओ का क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हो तो योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, हमारे पॉलिटी के एमसीक्यूज की सीरीज में हम अपने नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। बेसिकली ये उच्च न्यायालय पर ही डिपेंड है। उच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। देखिए, हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था जो है वो हायरार्की में सेट है, वो पद सोपान में सेट है। हमारे यहाँ न्याय की जो सबसे सर्वोच्च संस्था है वो सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली में है। उसके बाद आते हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है। टोटल भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। टोटल भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। और उच्च न्यायालय के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, जैसे सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये अपने न्याय व्यवस्था की हायरार्की है। आप पहले सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, वहां न्याय नहीं मिल पाता या कुछ गलती होती है। हाई कोर्ट जाते हैं, वहां नहीं मिल पाता। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां भी आपको कोई संदेह है, आप अगर अपनी सजा में माफी चाहते हैं तो राष्ट्रपति के पास भी जा सकते हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ एकीकृत न्याय प्रणाली है और एकल न्याय व्यवस्था है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसके संबंध में हम देखते हैं दोस्तों। देखिए, अनुच्छेद है ना, आपके अनुच्छेद कितने 124 में, अनुच्छेद 124 में है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और अनुच्छेद 214 में है राज्यों के हाई कोर्ट। ठीक, उसी से सिमिलर इसके अनुच्छेद है। अनुच्छेद 124 में, ठीक है, अनुच्छेद 124 में है आपका सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक दोस्तों, 214 से लेके 231 तक, 231 तक, 231 तक कौन से कोर्ट की बात की गई है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट राज्यों में न्याय करने की सर्वोच्च संस्था होती है ना। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है बोल रहे हैं दोस्तों? नहीं है बोल रहे हैं, निगेटिव क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या सही नहीं है। सही नहीं क्या है ना। देखिए, द्वितीय अपीली उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्र अधिकार में है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। आप पढ़े हैं, ठीक है, आप पढ़े हैं कि सर्वोच्च अपीली न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। उसके नीचे अपीली न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय। तो द्वितीय अपीली उच्च न्यायालय, ठीक है, द्वितीय अपीली उच्च न्यायालय है ना। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना। उनको शपथ भी राष्ट्रपति ग्रहण करवाता है। ठीक है, उसके बाद
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता नहीं दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता। उच्च न्यायालय क्या PIL दायर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 3 सही है, आपका सी सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या पूछा है, क्या सही नहीं है? तो सही में क्या सही नहीं है जी? ऑप्शन सी सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। कहां की जा सकती है भाई? ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। कार्यकारी मतलब एक्टिंग जज और अपर मतलब एडिशनल जज। तो देखिए, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति आपकी की जा सकती है उच्च न्यायालय में। कहां? उच्च न्यायालय में। ऑप्शन सी। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा गया है, ठीक है, उच्च न्यायालय में एडिशनल जज और एक्टिंग जज की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा? एडॉक जज, है ना, एडॉक जज। एडॉक जज जिसको बोलते हैं तदर्थ, तदर्थ न्यायाधीश, ये कहां बनेंगे? केवल सर्वोच्च न्यायालय में बनेंगे। लेकिन आपके कौन से? आपके एडिशनल जज, है ना, एडिशनल जज और एक्टिंग जज, ये कहां बनते हैं? ये बनते हैं हाई कोर्ट में। ये पूछा गया है कई बार कि मान लो किसी मामले की सुनवाई के लिए जज नहीं मिल पा रहे हैं, कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है सर्वोच्च न्यायालय में, बात हो रही है सर्वोच्च न्यायालय में, तो सर्वोच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीश नहीं मिल पा रहे हैं तो अपन एडॉक जज, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। लेकिन वही अगर उच्च न्यायालय में अगर जज कम पड़ रहे हैं या काम करने के लिए अधिक जज चाहिए तो अपन एडिशनल जज और एक्टिंग जज, है ना, 2 टाइप के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। और इनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य। इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। तो ऑप्शन होगा क्या? कार्यकारी बोल रहा है। कार्यकारी मतलब क्या होता है जी? आपका कार्यकारी न्यायाधीश कौन है? ठीक है, कार्यकारी मतलब एक्टिंग जज। कहां नियुक्त होते हैं ये? उच्च न्यायालय में। ठीक है, ऑप्शन होगा सी। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। भारत के उच्च न्यायालयों के, उच्च बोल रहा है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट बोल रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहां से दिए जाते हैं? कहां से दिए जाते हैं जी? राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। कहां से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से। देखिए दोस्तों, समझिएगा बात को, भले नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, उसके बाद त्याग पत्र भी वो राष्ट्रपति को ही देते हैं, लेकिन वो काम कहां कर रहे हैं? राज्य के लिए काम कर रहे हैं ना। तो राज्य के लिए काम कर रहे हैं तो उनको वेतन कौन देगा? राज्य सरकार देगी। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन राज्य सरकार देती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन केंद्र सरकार देती है। लेकिन रिटायर होने के बाद, रिटायर होने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, काम करते हुए वेतन तो राज्य सरकार देगी राज्य की संचित निधि से, लेकिन रिटायर होने के बाद पेंशन कहां से मिलता है उनको? केंद्र की संचित निधि से। तो वेतन और भत्ते मिल रहे हैं, वेतन और भत्ते राज्य सरकार देगी, क्योंकि ये काम किसके लिए कर रहे हैं दोस्तों? राज्य सरकार के लिए कर रहे हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद, ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद इनको पेंशन, पेंशन कहां से मिलेगा? पेंशन मिलेगा केंद्र सरकार से। ठीक है, केंद्र की संचित निधि से। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका व्यापम में भी और PSC में भी। वेतन और भत्ते राज्य सरकार देगी, पेंशन रिटायर होने के बाद केंद्र सरकार देगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को, क्वेश्चन आ भी गया, देखिए, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहां से दी जाती है? पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से। कहां से दी जाती है? भारत की संचित निधि से। ठीक है, अभी बात हुए काम करते हुए वेतन मिलेगा राज्य की संचित निधि से। रिटायरमेंट हो गए, राज्य के लिए काम नहीं कर रहे हो दोस्तों, तो राज्य तुमको वेतन कौन देगा? इस समय वेतन देता है फिर केंद्र सरकार, केंद्र की संचित निधि से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, ये जो सीरीज है दोस्तों आपके सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इसको क्विक रिवीजन के फॉर्मेट में देखते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है दोस्तों? इसकी सेवानिवृत्ति की आयु है 62 साल। ठीक है, हाई कोर्ट से
रिटायर होके 62 ईयर्स में फिर 3 साल कहां काम करने जा सकते हैं? 3 साल काम करने जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में रिटायर होते हैं 65 साल में। यह हमेशा पूछता है कि हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट का एज है 62 साल और सुप्रीम कोर्ट के जज का एज है 65 साल। दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होता है ना, तो वो भारत के किसी भी न्यायालय में ना वकालत कर सकता है ना कोई काम कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर रिटायर हुआ तो उसका काम खत्म, ना वो न्यायिक कोई भी काम नहीं कर सकता, है ना, न्याय से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर सकता दोस्तों, ठीक है ना। वो किसी भी भारत के किसी भी कोने में वकालत कर नहीं कर सकता, ना जज नहीं बन सकता। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज, किसका, हाई कोर्ट का जज अगर रिटायर होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, क्योंकि 3 साल है, ठीक है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है तो जिस राज्य में रिटायर हुआ है ना, उस राज्य को छोड़कर, जिस राज्य से रिटायर हुआ है उस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में वकालत कर सकता है, ठीक है, केंद्र में वकालत कर सकता है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जज कहीं नहीं कर सकता। हाई कोर्ट का जज जिस राज्य से रिटायर हुआ है उसको छोड़कर दूसरे राज्यों में वकालत कर सकता है, केंद्र में भी काम कर सकता है, ठीक है। तो 62 साल, और सुप्रीम कोर्ट का, ये हाई कोर्ट का हो गया, और सुप्रीम कोर्ट का कितना है दोस्तों रिटायरमेंट का? सुप्रीम कोर्ट का है 65 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, बिल्कुल। सबसे नया उच्च न्यायालय कहां का है जी? सबसे नया उच्च न्यायालय आपके आंध्र प्रदेश का है, सॉरी, सबसे नया उच्च न्यायालय आपका तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना। तो भारत में 25 उच्च न्यायालय है वर्तमान में, ये याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। भारत में 25 उच्च न्यायालय है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही उच्च न्यायालय है, ये भी सही है ना, ये भी सही है। किसका? आपका पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही उच्च न्यायालय है। इस पे देखेंगे अभी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का, है ना, स्वयं का उच्च न्यायालय है। हमारे यहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, हमारे यहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेश है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिसके अपने उच्च न्यायालय है, बाकी किसी केंद्र शासित के पास नहीं है। एक है क्या? दिल्ली, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और उसका अपना उच्च न्यायालय है। एक है जम्मू एंड कश्मीर, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है और इसका अपना उच्च न्यायालय है। 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिनका अपना उच्च न्यायालय है। तीनों कथन सही है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। पंजाब का, हरियाणा और चंडीगढ़ का, तीनों का एक ही उच्च न्यायालय है, ये भी सही है। और दिल्ली का एक अपना अलग से उच्च न्यायालय है, ये भी सही है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 2 3 सही है। चलिए देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अधिकार है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए कौन सा उच्च न्यायालय बना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको पता है क्या है? ये है आपका केंद्र शासित प्रदेश, और केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश के पास क्या है? अपना उच्च न्यायालय है, ठीक है। 2 केंद्र शासित प्रदेश के पास क्या है? अपना उच्च न्यायालय है, जो है दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बाकी के पास नहीं है। तो यहां किसका पूछ रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन से उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं, ठीक है। पहले अपने यहां 7 उच्च न्यायालय हैं, अपने यहां 7 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। सात उच्च न्यायालय है ना, जिनके अधिकार क्षेत्र 1 से अधिक उच्च न्यायालय में है। 7 उच्च न्यायालय है जिनके अधिकार क्षेत्र 1 से अधिक उच्च न्यायालय में है। ठीक है, अपने यहां 7 उच्च न्यायालय हैं, 7 उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकार क्षेत्र 1 से अधिक है, अधिक क्षेत्र में है। 7 उच्च न्यायालय हैं, 1 से अधिक क्षेत्र में है, ठीक है। 7 उच्च न्यायालय है जिनके अधिकार क्षेत्र 1 से अधिक क्षेत्रों पर है, ठीक है।
7 उच्च न्यायालय, एक से अधिक अधिकार क्षेत्र। ठीक, 7 उच्च न्यायालय जिनमें एक से अधिक अधिकार क्षेत्र। पहला है मान लो कलकत्ता। कलकत्ता के अंतर्गत क्या आएगा जी? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय कहां है? कलकत्ता में। और किसका आएगा? अंडमान, अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार, इसका उच्च न्यायालय कहां है? दोनों का कलकत्ता में है। सबसे पहले कलकत्ता का है, कहां? अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल। उसके बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय देख लेते हैं। ठीक है, बॉम्बे, बॉम्बे में उच्च न्यायालय है। ये किसका है जी? महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र। उसके बाद और कौन आएगा? गोवा भी इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद कौन आएगा? है ना, दमन, दीव, दादर और नागर हवेली। ठीक है, दमन, दीव, दादर और नागर हवेली। तो इतने सारे जगह किसके अंतर्गत है? बंबई के अंतर्गत। बॉम्बे का जो उच्च न्यायालय है वो तो महाराष्ट्र को देख ही रहा है, गोवा को भी देखेगा, दमन और दीव और दादर और नागर हवेली। ठीक है, 2 राज्य है, महाराष्ट्र और गोवा, और एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्या? दादर एवं नागर हवेली, दमन और दीव। ठीक है, तीसरा उच्च न्यायालय, तीसरा उच्च न्यायालय क्या आएगा जी? तीसरा उच्च न्यायालय, ठीक है, तीसरा उच्च न्यायालय हम देख लेते हैं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब और, पंजाब में भी है पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय, दोनों को एक साथ बोला जाता है, पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय। पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में क्या आएगा? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। कौन कौन सा आएगा? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। ठीक है, यहां भी 3 आएंगे। ठीक, उसके बाद चौथा राज्य देख लेते हैं, क्या? मद्रास। मद्रास में भी हाई कोर्ट है। मद्रास में क्या आएगा? ठीक है, मद्रास, मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएगा तमिलनाडु और पौंडीचेरी। ठीक है, तमिलनाडु और पौंडीचेरी, यहां भी 2 हैं, 2 में एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। देख लेते, कलकत्ता में पश्चिम बंगाल और अंडमान, बॉम्बे में महाराष्ट्र, गोवा और दमन, दीव, दादर, नागर हवेली, पंजाब हरियाणा में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, और मद्रास के अंतर्गत आ जाएगा तमिलनाडु और पौंडीचेरी। 5वां देख लेते हैं, क्या? केरल। केरल में भी उच्च न्यायालय है दोस्तों। केरल, केरल में क्या क्या आएगा? केरल में आएगा आपका, है ना, केरल और लक्षद्वीप। क्या आएगा? केरल और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आएंगे, केरल और लक्षद्वीप। 5 हो गए। चलिए, 6वां उच्च न्यायालय कौन सा है देखते हैं, जिसमें एक से अधिक है। ठीक, ठीक, गुवाहाटी। कौन सा उच्च न्यायालय? गुवाहाटी। इसमें सबसे ज्यादा राज्य है दोस्तों, गुवाहाटी में सबसे ज्यादा राज्य है। ठीक है, असम, असम, नागालैंड, नागालैंड, असम, नागालैंड, और क्या आएगा? है ना, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। है ना, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में असम, नागालैंड, मिजोरम, क्या आएगा? मिजोरम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। ठीक है, ये चारों राज्य है। क्वेश्चन आया था सबसे अधिक राज्य कौन से उच्च न्यायालय के अधीन है? क्वेश्चन आया था सबसे अधिक राज्य कौन से उच्च न्यायालय के अधीन आएंगे? तो ये चारों राज्य है ना, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अब बॉम्बे में क्या है? बॉम्बे में 2 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर राज्यों की बात बोलेगा तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय ही है जिसके अंतर्गत सबसे अधिक राज्य है। 7वां होगा JNK उच्च न्यायालय, जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय। इसमें क्या आएगा? जम्मू एंड कश्मीर आएगा, और क्या आएगा? लद्दाख आएगा। ठीक है, लद्दाख, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है।
तो 7 उच्च न्यायालय है जिसके अंतर्गत एक से अधिक क्षेत्र आते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, बॉम्बे, है ना। सबसे पहले चलो कलकत्ता, कलकत्ता में क्या आएगा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल के साइड में ही है आपका अंडमान निकोबार। उसके बाद क्या आएगा, बॉम्बे, बॉम्बे में क्या क्या है, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर, नागर हवेली। पंजाब में क्या आएगा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। मद्रास में क्या आएगा, तमिलनाडु और पौंडीचेरी। केरल में क्या आएगा, केरल और लक्षद्वीप। उसके बाद आपका गुवाहाटी में क्या आएगा, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर में क्या आएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आप एक चीज नोटिस करिए, जिस राज्य का नाम है मेन उच्च न्यायालय में, उसी के आसपास के क्षेत्रों को लिया गया है। ठीक है, तो ये भी याद करने का एक ट्रिक हो सकता है। चलिए वापस चलते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन से उच्च न्यायालय के, कलकत्ता। चलिए ये हो गया। भारत के कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र शामिल है? आपको अभी पता है जी, कितने पढ़े, 7 पढ़े। सातों के नाम क्या क्या है, कलकत्ता, ठीक है, मद्रास, ठीक है, केरल, ठीक है, बॉम्बे, ठीक है, पंजाब, ठीक। उसके बाद JNK, उसके बाद क्या आएगा, गुवाहाटी। इतने उच्च न्यायालय है जिसमें एक से अधिक संघ राज्य क्षेत्र या राज्य है, 7 उच्च न्यायालय। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य न्यायालय का मुख्य क्षेत्र अधिकार नहीं है? राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार नहीं है, बोल रहे जी। राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार नहीं है। देखिए, है ना, अपीली क्षेत्र अधिकार, उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, कर सकते हैं। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार राज्य के समय में कर सकते हैं, हाँ। निरीक्षण, नीचे वाले न्यायालयों का निरीक्षण कौन करता है ना, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निरीक्षण कौन करता है जी, उच्च न्यायालय ही करता है। परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार नहीं है जी, है ना। उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार नहीं है। परामर्श कौन देता है, 143 अनुच्छेद के अनुसार कौन, सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है। किसको, राष्ट्रपति को। परामर्श का क्षेत्र का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, परामर्श का क्षेत्र का अधिकार हाई कोर्ट के पास नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। उत्प्रेषण रीट, पांच प्रकार की रीट होती है ना, कौन कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, है ना। उसके बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध, है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। तो उत्प्रेषण कौन कौन सा, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये जो 2 रीट हैं ये न्यायिक रीट है, इनको न्यायिक रीट बोला जाता है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये न्यायिक रीट है। क्यों, क्योंकि न्यायालय द्वारा अपने न्यायालयों के लिए जारी की जाती है, न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी की जाती है। तो ये न्यायिक रीट है ना। अब उत्प्रेषण में क्या होता है वो बता दे रहा हूं। देखिए, प्रतिषेध मतलब होता है मना करना, प्रोविजन, मना करना। प्रतिषेध मतलब होता है मना करना। मान लो कोई न्यायालय अपने क्षेत्र अधिकार के बाहर काम कर रहा है, कोई न्यायालय अपने क्षेत्र अधिकार के बाहर काम कर रहा है, तो उसको कैसे मना करेंगे, उसको मना करेंगे प्रतिषेध के द्वारा। प्रतिषेध में निर्णय दिया नहीं गया होता है ना। मान लो कोई हाई कोर्ट अपने क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है ना, और अभी निर्णय नहीं दिया है, कोई ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा है जो उसके क्षेत्र में नहीं है,
और उसमें अभी निर्णय नहीं हुआ है, तो क्या करेगा सर्वोच्च न्यायालय? प्रतिषेध रीट जारी करके उसको रोक देगा, प्रतिषेध रीट जारी करके उसको रोक देगा और मामले को अपने पास मांग लेगा, ठीक है। लेकिन उत्प्रेषण रीट कब जारी करता है? जब कोई उच्च न्यायालय या कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने बाहर क्षेत्र अधिकार के बाहर काम करे और डिसीजन भी दे दे, अपने क्षेत्र अधिकार के बाहर काम करे और डिसीजन भी दे दे। अब डिसीजन गलत हो गया क्योंकि वो तो उसका अधिकार है ही नहीं, है ना। डिसीजन गलत हो गया क्योंकि वो तो उसका अधिकार है ही नहीं, है ना। तो क्या होगा? अब भाई डिसीजन गलत दे दियो, अपने अधिकार में नहीं है, तो ऊपर का न्यायालय डिसीजन को रद्द कर देगा और उस मामले को अपने तरफ बुला लेगा। प्रतिषेध में डिसीजन नहीं दिया गया होता है ना, और उत्प्रेषण में डिसीजन दे दिया गया होता है और उसको रद्द कर दिया जाता है। चलिए, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट जारी की है। उत्प्रेषण मतलब डिसीजन दे चुका है दोस्तों। एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण रिव्यू होती है एक मामले की विशेष कार्रवाई का अभिलेख उन्हें स्थानांतरित कर दे। एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह किसी मामले विशेष में अग्रतर कार्रवाई को रोक दे। एक अधिकारी को कि वह पद विशेष पर बने रहने का अधिकार बताए। एक पब्लिक अथॉरिटी को कि वह किसी बंधक बनाए गए व्यक्ति के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत करे। तो ये तो दो नहीं होगा, नीचे वाला बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है, उसके ऊपर वाला अधिकार परीक्षा है। ये दोनों उत्प्रेषण और आपका प्रतिषेध है। एक अधीनस्थ न्यायालय की वह किसी मामले विशेष में आगे की कार्रवाई रोक दे। अभी डिसीजन नहीं हुआ है, डिसीजन नहीं हुआ है तो क्या होगा? ये प्रतिषेध होगा, तो ये भी नहीं होगा। बात कर रहे उत्प्रेषण का। उत्प्रेषण में क्या है? डिसीजन हो चुका है और डिसीजन को क्या करना है? रिव्यू करना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। उत्प्रेषण में डिसीजन हो चुका होता है और प्रतिषेध में डिसीजन नहीं हुआ होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्रवाई कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? परीक्षण करती है बोल रहे हैं दोस्तों, परीक्षण, ठीक है। कौन सा करती है? कार्य पद्धति का परीक्षण आपका उत्प्रेषण करती है। कौन करती है? उत्प्रेषण करती है। प्रतिषेध में मना कर देते हैं कि आप आगे का काम मत करो, आपके अधिकार में नहीं है। और उत्प्रेषण में क्या होता है? उत्प्रेषण में लोग डिसीजन दे चुके होते हैं तो उस डिसीजन का परीक्षण करते हैं और उसको रखना है नहीं रखना है ये देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उत्तर दीजिए। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। बिल्कुल बढ़िया स्थिति में। आपको लगेगा कि सर कैसे बोल रहे हो, यहां तो आपका जो सर्वोच्च न्यायालय वो हाई है, बहुत पावरफुल है। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय जो है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो केवल और केवल रीट कब जारी कर सकता है? मौलिक अधिकार से संबंध में। सर्वोच्च न्यायालय रीट कब जारी कर सकता है? केवल मौलिक अधिकार के संबंध में। और उच्च न्यायालय रीट कब जारी कर सकता है? मौलिक अधिकार के संबंध में भी और अन्य मामलों में भी। तो रीट जारी करने की शक्ति, रीट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट के पास ज्यादा है सर्वोच्च न्यायालय के मुकाबले, ठीक है। तो नागरिकों के अधिकार की रक्षा कैसे की जाती है? नागरिकों के अधिकार की रक्षा की जाती है रीट जारी करके। पर रीट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट के पास ज्यादा है सर्वोच्च न्यायालय के मुकाबले, है ना। तो वही बात बोल रहा है, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही रीट जारी कर सकता है ना, और किसी लिए नहीं। और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अन्य अधिकारियों के लिए भी रीट जारी कर सकता है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे दोनों कथन सही है और एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर का ए जो है आर का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ये चीज याद रखिएगा दोस्तों, रीट जारी करने की शक्ति में सर्वोच्च न्यायालय बेटर स्थिति में है। उच्च न्यायालय बेटर स्थिति में, रीट जारी करने की शक्ति में उच्च न्यायालय बेटर स्थिति में है, बहुत अच्छे स्थिति में है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकार के संबंध में ही रीट जारी कर सकता है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। अभिवचन मतलब वकालत बोल रहे हैं दोस्तों, है ना। तो मैं आपको बता दिया हूं कि भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया से केवल कौन हटते हैं? महाभियोग प्रक्रिया से केवल राष्ट्रपति हटते हैं। उसके बाद के जिन अधिकारियों को हटाया जाता है उनको कैसे हटाया जाता है? उनको महाभियोग जैसी प्रक्रिया सेम होती है, लेकिन महाभियोग वर्ड केवल राष्ट्रपति के लिए यूज कर सकते हैं। तो मान लो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? संसद में प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव, मान लो पहले लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित होता है, फिर वो राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा उसकी जांच करेगा, राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तो फिर अगर दोनों जगह 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति उसको आदेश देगा कि ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दो या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दो। दोनों की प्रक्रिया सेम है। तो पहला सही है। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान ही है। ठीक है। उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से हटने के बाद, रिटायर होने के बाद, है ना, जिस राज्य से रिटायर हुआ है उसको छोड़कर बाकी किसी भी राज्य में वकालत कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है। पर यहां बोला है वो कहीं भी नहीं कर सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जिस राज्य से रिटायर हुआ है उसको छोड़कर अन्य राज्यों में वकालत कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी काम कर सकता है। तो केवल एक सही है। इसमें क्या सही है? केवल एक सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? आपको पता है दोस्त, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति देता करता है और त्याग पत्र भी वो राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, चलिए भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन और हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते, है ना। देखिए, एक होता है पुलिस हिरासत और एक होता है न्यायिक हिरासत। पुलिस हिरासत में जो अभियुक्त है ना, जो आरोपी है ना, उसको कहां रखा जाएगा? पुलिस हिरासत, मतलब पुलिस के सामने रखा जाएगा। ठीक है, पुलिस हिरासत में क्या होता है कि जो आपके अभियुक्त है उसको पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। ठीक है, और जो न्यायिक हिरासत में व्यक्ति रहता है उसको जेल में रखा जाता है। मजिस्ट्रेट की हिरासत में कहां रखा जाता है? जेल में रखा जाता है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गया। पुलिस हिरासत मतलब पुलिस के समक्ष है, पुलिस के जेल में है, और न्यायिक हिरासत, पुलिस हिरासत मतलब वो किसमें है? पुलिस स्टेशन में बंद है, और न्यायिक हिरासत मतलब वो जेल में बंद है। न्यायिक हिरासत मतलब वो जज के हिरासत में है, और पुलिस हिरासत मतलब वो पुलिस के हिरासत में है। ठीक है, चलिए न्यायिक हिरासत में कहां रहेगा? जेल में रहेगा। जज की हिरासत में। पुलिस हिरासत में कहां रहेगा? पुलिस स्टेशन में रहेगा। दूसरा, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। ये बात सही है। क्यों? क्योंकि न्यायिक हिरासत में है मतलब वो जेल में है, और जेल में अगर कोई व्यक्ति बंद है और उससे पूछताछ करना है तो मजिस्ट्रेट के अनुमति से क्या लेना पड़ता है? समय लेना पड़ता है, जिसको बोलते हैं रिमांड। जिसको क्या बोलते हैं? रिमांड बोलते हैं ना। 5 दिन के रिमांड पे, 10 दिन के रिमांड पे, मतलब 5 दिन 10 दिन तक पुलिस उनसे क्या कर सकती है? पूछताछ कर सकती है। तो जो व्यक्ति पुलिस हिरासत में है मतलब वो कहां है? पुलिस स्टेशन में, तो उससे तो पुलिस पूछताछ करेगी। लेकिन जो व्यक्ति न्यायिक हिरासत में है मतलब
जज के अधीन है, जेल में बंद है, उससे पुलिस पूछताछ तब तक नहीं कर सकती जब तक कि उसको जज या मजिस्ट्रेट अनुमति ना दे, और मजिस्ट्रेट अनुमति देता है जिसको रिमांड बोलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन तो सही, दूसरा ऑप्शन तो सही है। पहला इसलिए सही नहीं है क्योंकि यहां क्या बोल रहा है, पुलिस स्टेशन हवालात में रखा जाता है। पुलिस स्टेशन हवालात में कब रखा जाता है, जब वो पुलिस कस्टडी में हो, लेकिन जब वो न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसको जेल में रखा जाता है। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। इसका ऑप्शन होगा केवल 2, ठीक है, केवल 2, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका हाई कोर्ट से संबंधित पूरे क्वेश्चन। लगभग हमने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। तो ये हमारे पॉलिटी का एमसीक्यूज का सीरीज है जो आपके एग्जाम में क्विक रिवीजन के लिए काम आएगा, ठीक है। लगभग समाप्ति की ओर है ये, और हमारी संस्थान द्वारा एडीओ की भी क्लास अभी चालू हुई है ना, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ बने रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।